Hi everyone, I welcome you all again in our daily The Hindu newspaper based analysis. So let's just start. First question is, which of the following is India's first space based multi wavelength astronomy observatory? ऐसा फर्स्ट आपका था 2015 में लॉन्च किया गया जिसको आज मतलब 10 साल हो गए, दैट इज एस्ट्रोसैट, है ना? ये आपको पता होना चाहिए फॉर प्रीलिम्स. नेक्स्ट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर. तो ये तो सबको ही पता होगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो, जहाँ से आपका इसरो का जो लॉन्च साइट है ये कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा. अब ये कहाँ पे है? आंध्रा कोस्ट पे. कहाँ पे? आंध्रा कोस्ट के पास एक आइलैंड है ना? आपका बैरियर आइलैंड टाइप. ये सारा आपका लैंड फॉर्म्स में आते हैं. तो नेक्स्ट, बैरन आइलैंड वॉल्केनो. ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो किसमें है? ये अंडमान निकोबार की टेरिटरी में आता है ना? और आपका ये एक्चुअल में पाया जाता है अंडमान सी के अंदर. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. बैरन वॉल्केनो इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है. नेक्स्ट इज, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्वेश्चनड इन द लैंडमार्क आई.आर. कोहेलो केस ऑफ 2007. तो आपको पता होना चाहिए, जब भी जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था तो क्या होता था, ज़मींदारों के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड होती थी. काफ़ी ऐसे लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी थी जिनके पास लैंड ही नहीं थी. और ज़मींदारों के पास क्या था, जो मतलब पहले से ज़मींदार थे, मतलब जो अंग्रेज़ों के टाइम से, उनके पास क्या था? पूरे ऐसे 3-3 गांव, 4-4 गांव की ज़मीन थी. तो हुआ क्या, सरकार के पास एक इशू था कि अगर एग्रीकल्चर करना भी है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बनानी भी है, तो भी हर इंसान के पास कुछ तो लैंड होनी चाहिए. उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिनके पास लैंड है उनके पास लैंड जितनी उनकी मतलब सफिशिएंट है, जितनी उनके लिए, उससे अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या हो, अगर वो अपनी एक्स्ट्रा लैंड दे दें. अब वैसी बात है, कोई अपनी एक्स्ट्रा लैंड क्यों ही देगा? तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म एक्ट्स लाए गए थे, है ना? और जिसमें आपका लैंड सीलिंग लाई गई थी कि इससे ज़्यादा लैंड होल्डिंग नहीं होनी चाहिए किसी इंडिविजुअल बंदे की. तो इसमें लैंड ली गई थी लोगों से, है ना? तो अब हुआ क्या कि इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आपका कोर्ट में आपका चैलेंज किया था. तो यहाँ पे क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने क्या किया, ये सारे जो लैंड रिफॉर्म लॉज थे उनको शेड्यूल 9 में डाल दिया. अब शेड्यूल 9 की खास बात क्या थी? उस टाइम पे शेड्यूल 9 की खास बात थी कि शेड्यूल 9 में वो लॉज रखे जाते थे जिनको बोला गया था कि कोर्ट क्या है, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता. कि शेड्यूल 9 में जो एक्ट डाल दिए गए उनको फिर कोर्ट छेड़छाड़ नहीं कर सकता. शेड्यूल 9 की खास बात ये रखी गई थी कि इट इज़ इम्यून टू एनी जुडिशियल इंटरवेंशन. पर हुआ क्या, 2007 में इस केस में जजमेंट दी गई कि इवन इफ कोई लॉ आपका शेड्यूल 9 में रखा जाए, इवन इफ शेड्यूल 9 में रख के उसको सेफ रखने का ट्राई किया जा रहा है कि ताकि कोर्ट उसको मतलब चेंज ना कर पाए या कोर्ट उसको चेक ना कर पाए, टेस्ट ना कर पाए उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. तो इसके लिए क्या किया गया कि आपका जो आई.आर. कोहेलो केस है, इसमें बोला गया कि रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल दे आर ऑल्सो मतलब सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, कि उनका भी रिव्यू हो सकता है इफ़ दे वायलेट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना? तो ये बेसिक से सिंपल सी बात थी कि आपका शेड्यूल 9 में वो लॉज रखे जाते थे. शेड्यूल 9 को एक ऐसा मतलब डब्बा मानो कि जिसको बनाया इसलिए गया था कि इसमें जिस भी लॉ को रखेंगे उसको कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता. तो सरकार क्या करती थी, पार्लियामेंट क्या करती थी कि जो भी एक्ट ऐसे होते थे जिनको चैलेंज किया जा सकता है उनको क्या कर दो, शेड्यूल 9 में डाल दो. बट बाद में क्या किया गया, आई.आर. को हेलो केस में बोला गया कि आप रख सकते हैं, इम्यूनिटी है, बट स्टिल एक चीज़ तो होगी कि ऐसा ना हो कि शेड्यूल 9 में रखने के नाम पे आप देश को ही ख़त्म कर दे रहे हैं. मतलब कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको ही ख़त्म कर दे रहे हैं. तो इसीलिए, है ना? तो आपका शेड्यूल 9 सिंपली, है ना? शेड्यूल 9 आपको पता होना चाहिए क्या होता है. नेक्स्ट इज रिट. रिट आपको पता होगा, है ना? रिट आपको पता होगा, सिंपल सी चीज़, कोर्ट ऑर्डर जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं ना. तो रिट ऑफ मेंडेमस, मेंडेमस आपको पता है? मेंडेमस कब दिया जाता है? जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा एक रिट ऑफ मेंडेमस इस अथॉरिटी को जारी कर दीजिए, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो उनकी अथॉरिटी, जो उनकी ड्यूटी है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं ना. तो टू कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी, है ना? नेक्स्ट इज द रिट ऑफ को वारंटो. इट सिंपली मीन्स कि इन वट, बाय वट अथॉरिटी या इन वट अथॉरिटी. मतलब कि अगर कोई बंदा किसी मतलब ऑफिस पे बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब किसी ऑफिस अथॉरिटी में बैठा हुआ है, आपको क्या लगता है कि भाई वो उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कि ये रिट ऑर्डर दो कि भाई वो बंदा ये चीज़ें कैसे कर रहा है, मतलब कि आपका वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, उसके पास तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है. तो आप उस
वहां पे जिस रिट को कोर्ट से निकलवाते हैं दैट इज द ऑर्डर दैट इज को वारंटो इज इशूड टू क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, है ना, ये आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट इज विच कोर्ट्स इन इंडिया हैव रिट जुरिस्डिक्शन, सिंपली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। इवन हाई कोर्ट की जो इसमें रिट जुरिस्डिक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उनको देख सकता है, हाई कोर्ट आपका लीगल राइट्स भी देख सकता है ना। नेक्स्ट इज द एनाटोलियन प्लेट्यू, है ना, ये आपको पता है एनाटोलिया टर्की से रिलेटेड है ना। तो एनाटोलियन प्लेट्यू किस में आया आपका, इज लोकेटेड इन विच रीजन, मिडल ईस्ट, टर्की, है ना, इजी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू डिटेक्ट द वायरल आरएनए, है ना, वायरल आरएनए लाइक कोविड-19, आरटीपीसीआर। ये आपको पता है इसमें चेन रिएक्शन होती है, जो एक सैंपल होता है छोटा सा सैंपल, अगर उसमें हम वायरल लोड चेक नहीं कर सकते, हम उसको क्या करते हैं, बार बार उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाते हैं। उससे क्या होता है, आप उतने साइकिल में करवाओ, फिर इसका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है सीटी, है ना, ये आपका कोविड रिपोर्ट्स में भी आता था। फिर उतने साइकिल के बाद अगर इसमें फ्लोरेसेंस आ रही है तो आपको पता लग जाता है कि इसमें आपका वायरल लोड है ना। ये आपको डिटेल में जाने की नीड नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है, लाइक पीसीआर, है ना, आरटीपीसीआर। नेक्स्ट इज क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी, ये आपको पता ही होगा, ये वैसे भी बहुत मतलब बहुत जगह पढ़ाया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रिस्पर Cas9 क्या है, एक इम्प्रूव टेक्निक है जीन एडिटिंग की। इसमें क्या होता है, Cas9 जो प्रोटीन होता है, क्या होता है, Cas9 जो प्रोटीन होता है, इसमें आपका स्निफर डॉग टेक्निक को यूज़ करके, जस्ट लाइक एक डॉग होता है ना, जैसे आर्मी या कोई भी आपका पुलिस का जो भी मतलब सर्विंग डॉग होते हैं, वो क्या करते हैं, आपका कैसे एकदम से पता कर देते हैं, वैसे यहाँ पे भी एक तरह से वैसा मैकेनिज्म होता है कि आप एक तरह से क्या करते हो, मतलब जहाँ जिस जगह पे आपको मतलब वहाँ पे आपको पता करना है, उस जगह पे वो Cas9 प्रोटीन जाके आपका पता करके एग्जैक्ट बेस पेयर से वो कट करना शुरू करता है ना, जीन एडिटिंग। तो ये आपका जीन एडिटिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज। अब ये तो सब नाम से ही पता चल रहा है कि डीएनए आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड जो बेसेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसेस, है ना, उससे बना होता है, उसका पॉलीमर होता है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बेसेस। तो डीएनए पॉलीमरेज का क्या होगा, इसी पॉलीमर को बनवाना, है ना, इसी पॉलीमर चेन को बनवाना। तो ये एक एंजाइम होगा, इसका काम क्या होगा, डीएनए बनाना फ्रॉम इट्स मोनोमर्स। डीएनए इज अ पॉलीमर, मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो इट इज सिंपल, है ना। इसमें काफ़ी 3-4 क्वेश्चंस मैंने वैसे दिए हैं जो न्यूज़पेपर में नहीं थे। कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब आप कैसे सोचो कि आज के दिन में अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, तो टू नॉट वेस्ट आर डे आई जस्ट ट्राई टू पुट अ फ्यू थिंग्स दैट यू माइट नीड फॉर योर मतलब वट एवर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, है ना। सो that's all for the day. I hope you like the video. If you like the video, do like on the video, comment on the video, share the video and subscribe to the channel. Let's see you all in the next video. Thank you.